Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you know, I am Shoaib sir with ORCC 2025. This is class 12th, and in class 12th, I am supposed to take the chapter that's electrochemistry. And it's a very important chapter. अगर हम physical chemistry की बात करेंगे, physical chemistry का बड़ा important chapter, board as well as NEET के लिहाज से बड़ा important है. So if we talk about the board exams में इस चैप्टर में से डेफिनेटली एक 5 मार्क्स क्वेश्चन का बनता है. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वो हम एक एक करके लेते जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द ORCC कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इन टर्म्स को हमें डिफाइन करना है. तो कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास है? फर्स्ट इज कंडक्टेंस. तो व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस अगर मैं डिफाइन करूंगा, इट इज सिंपली द ईज विथ विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ गिवन कंडक्टर. तो कितना आसानी से, किस ईज से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट या थ्रू एनी कंडक्टर, दैट्स कॉल्ड एज कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का इनवर्स है. एक एक करके हमने इसके स्लाइड्स बनाए हुए हैं. लेट्स गो फर्स्ट टू द कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which it favors the flow of current. The ease, the property of a conductor or electrolyte which eases the flow of current through the given conductor. The conductance of a conductor is equal to reciprocal of resistance. तो इसको represent G से करते हैं, तो इसकी इक्वेशन आती है G is equal to 1 by R. यानी जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होगा. अब इसका यूनिट क्या आएगा? एज वी नो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो इसका यूनिट आएगा पर ओम, जिसको मो से भी रिप्रेजेंट करते हैं या साइमन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस वाज आवर फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म हमारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से. व्हाट इज दिस कंडक्टिविटी? सिंपली अगर हम शॉर्ट में बात करेंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या फर्क है? कंडक्टिविटी इज ऑल्सो ए कंडक्टेंस. लेकिन अगर हम बात करेंगे मेटेलिक कंडक्टर के लिए, मेटेलिक कंडक्टर के लिए कंडक्टेंस कब कंडक्टिविटी के बराबर बनेगा, या कब कंडक्टेंस कब कंडक्टिविटी के बराबर बनेगा? जब लेंथ होगा, यूनिट लेंथ जनरली हम लेंगे 1 सेंटीमीटर, ऐसा सिस्टम में 1 मीटर ले सकते हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर इट शुड बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगर कंडक्टर की लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसा सिस्टम में सेंटीमीटर के बदले हम मीटर यूज कर सकते हैं. फिर उसकी जो कंडक्टेंस बनती है उसी का नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज कंडक्टिविटी. अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका वॉल्यूम होगा 1 cubic centimeter. So conductance of an electrolytic solution, if its volume is 1 cubic centimeter, is called as conductivity or kappa. अब जरा यहां से क्या लिखेंगे? It is defined as a reciprocal or specific resistance. Kappa 1 by rho, rho का इनवर्स. ठीक है, तो रो किसके बराबर होता है? रो एज वी नो, रो होता है दैट्स रो देयर. रो की रिप्रेजेंटेशन अगर हम इधर से लेंगे, इसको दूसरे स्लाइड पे लेंगे. एज वी नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको रो लेंगे इनटू L by A. तो रो का वैल्यू इस केस में आ जाएगा RA डिवाइडेड बाय L. ये बनेगा रो की इक्वेशन. रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, या इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो. तो ये रो की इक्वेशन है.
अभी हमने लिया जो कप्पा है और कंडक्टिविटी जो है दैट्स इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, सो आएगा 1 डिवाइडेड बाय, इधर देख लीजिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू आर ए बाई एल, तो यह आएगा 1 RA divided by L, that is simply equal to 1 by R into L by A, where 1 by R inverse of resistance अभी हमने लिया, इसको हम कह सकते हैं conductance, it's represented by G, and L by A, this is a constant for cell, इसको हम कहते हैं cell constant, so L by A is called as cell constant, इसको हम cell constant कहते हैं। तो इस वजह से सेल कांस्टेंट यहां पे यूज होगा, और सेल कांस्टेंट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से, सो इट इज जी मल्टीप्लाइड बाय जी स्टार, वेयर जी इज कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एंड जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। ये है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की इक्वेशन। जो हमारा दूसरा टर्म था जिसको डिफाइन करना था वो यहां पे आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो की इक्वेशन बनेगी आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो फाइनली इक्वेशन कप्पा की जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, वेयर सेल कांस्टेंट हर किसी सेल के लिए कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू होता है एल बाई ए। Here, specific conductivity of a solution is defined as the conductance offered by 1 cubic centimeter of electrolytic solution, जो मैंने पहले आपसे कहा। So it's a conductance present in 1 cubic centimeter of an electrolytic solution. अगर हम SI सिस्टम की बात करेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बदले हम लिख सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर। तो ये वाली डेफिनेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और conductivity simply is defined as the conductance offered by 1 cubic centimeter of electrolytic solution। अब इसका यूनिट यहां से क्या होगा, आराम से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। सो कप्पा जो है दैट इज इक्वल टू 1 by R into L by A। ठीक, 1 by R तो ये हो गया 1 by ओम इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन बनेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स के बदले हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यू कैन राइट इट एज मो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द बोर्ड एग्जाम्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरी टर्म हमारी कौन सी है, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। सो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट्स मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टिविटी इज सिंपली कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड इफ वी डिसॉल्व 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व करोगे उसकी वजह से जो टोटल कंडक्टेंस आ जाएगा दैट्स कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। इस डेफिनेशन पे जाएंगे, इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लैम्डा एम इक्वेशन क्या है, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय वी, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय वी, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, where kappa is called as conductivity and V is the volume of solution that contains 1 mole of that electrolyte। ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, और जितने वॉल्यूम में ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता जाएगा दैट्स मल्टीप्लाइड बाय V। सो टोटल इक्वेशन इसकी बनेगी lambda m is equal to kappa into V, where V is the volume of solution containing 1 mole of electrolyte। तो जब आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करोगे वो कितने वॉल्यूम में जाएगा, कप्पा को मल्टीप्लाई करोगे उस V से, you will get the equation for molar conductivity। So here V is the volume of solution containing 1 mole of electrolyte। If concentration of solution is m,
मोल पर लीटर, देन V के बदले हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। अगर मोलैरिटी सॉल्यूशन की m होगी तब इक्वेशन के को हम चेंज कर सकते हैं, V को चेंज कर सकते हैं। V के बदले हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। तो इस इक्वेशन को कैसे हम डिराइव करेंगे, we know that molar conductivity is equal to kappa multiplied by V। अगर आप मोलैरिटी की बात करोगे, मोलैरिटी होता है N मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर्स में होगा तो इस बेसिस पे मोलैरिटी की इक्वेशन बनती है N where N is the number of moles of electrolyte or solute into 1000 divided by V। so V किसके बराबर आएगा, N into 1000 divided by M, N into 1000 divided by M, ये इक्वेशन बनेगी। सिंस हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, N is equal to 1, so V is equal to 1000 divided by M, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, so lambda M is equal to kappa conductivity multiplied by V। V is the volume containing 1 mole of electrolyte, और वो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1000 divided by M, where M is molarity। ये बनेगी मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन। अब जरा इसके यूनिट्स हम देखेंगे। कप्पा का यूनिट होता है पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर हम मोलैरिटी का यूनिट देखेंगे, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, लेकिन यहां पे लीटर के टर्म्स में हम वॉल्यूम नहीं लेते, वी टेक इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर, सो बनेगा मोल क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय मोल क्यूबिक सेंटीमीटर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका इक्वेशन आ जाएगा पर ओम ठीक इनटू सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल। तो ये आएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये बनेगा इसका यूनिट। सो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली it's a conductivity of all the ions or conductance of all the ions that are produced if we dissolve 1 mole of an electrolyte। उसकी इक्वेशन जो होती है that's kappa multiplied by V, where kappa is conductivity and V is the volume of solution containing that 1 mole of electrolyte। फिर जब हमने इस इक्वेशन को खोला, फाइनली मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन बनेगी कप्पा इंटू 1000 बाई m, ये इसका यूनिट है। तो वापस हम अपने स्लाइड पे जाएंगे, ये है इसका यूनिट और ये है इसकी इक्वेशन। अगली टर्म हमारी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा EQ। नाउ what is equivalent conductance or what is equivalent conductivity? It is defined as the conductivity of all the ions which are produced if we dissolve 1 gram equivalent of an electrolyte। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बस इस पॉइंट का फर्क है। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड इफ वी डिसॉल्व 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, बट हियर इन दिस केस it is the conductivity of all the ions produced if we dissolve 1 gram equivalent of an electrolyte। that is the only difference। तो इसी बेसिस पे हम इसको कह सकते हैं ना, equivalent conductivity is equal to kappa multiplied by V। अब V क्या होगा, V is the volume of solution containing 1 gram equivalent of electrolyte। ये होगी बेसिक इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, kappa multiplied by V, where V is the volume of solution containing 1 gram equivalent of electrolyte। Now, since concentration terms में अगर आपको पता होगा, if we use gram equivalents of solute, we express that concentration terms in terms of normality। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in
पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहां फिर से हम वॉल्यूम मिलीलीटर में यूज करेंगे, तो इस वजह से 1000 यूज करना पड़ेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की इक्वेशन ये आपके सामने है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर लीटर्स। अगर आप लीटर वाला वॉल्यूम यूज करोगे तब 1000 यूज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं V यूज कर लेता, क्योंकि V हम मिलीलीटर में ही यूज करते, क्यूबिक सेंटीमीटर्स में यूज करते, V ml इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज नॉर्मेलिटी। लेकिन अभी हमने कहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट, इफ वी हैव ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1, तो V की इक्वेशन बनेगी 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक, तो यहां पे जो वॉल्यूम हम लेते हैं ये लेंगे मिलीलीटर्स या क्यूबिक सेंटीमीटर्स में। सो लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय V के बदले लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज नॉर्मेलिटी। ठीक, सो जैसे मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन बनी थी वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की इक्वेशन भी बनी। फर्क क्या है, वहां पे डिनोमिनेटर में मोलैरिटी आया, यहाँ डिनोमिनेटर में नॉर्मेलिटी आया, क्योंकि वहां पे हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे n आ जाएगा नॉर्मेलिटी। अब अगर हम इसका यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे, कप्पा फिर से पर ओम पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, सॉरी इक्वेशन बनाएंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी का यूनिट जो होता है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लीटर के बदले अगर आप मिलीलीटर यूज करेंगे सो दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, चलिए तो अगर हम इसकी बात कर लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, which comes out to be per ohm per centimeter, centimeter inverse या per centimeter, centimeter cube divided by gram equivalent। तो ये आएगा per ohm सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये बनेगा इसका यूनिट। ठीक, चलिए वापस स्लाइड्स पे जाएंगे। So it is defined as the conductance of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of electrolyte in given volume of the solution. So it's kappa into V, जो already मैं discuss करा चुका हूँ, volume of the solution containing 1 gram equivalent of electrolyte। इक्वेशन कप्पा into 1000 by normality, यूनिट आप देख लीजिए पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या पर ग्राम इक्विवेलेंट, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने 4 टर्म्स डिफाइन किया, कंडक्टेंस को डिफाइन किया, सेकेंड कंडक्टेंस के बाद हमने डिफाइन किया कंडक्टिविटी को और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, थर्ड हमने मोलर कंडक्टिविटी को, और चौथा हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन किया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट इज 50 ओम। ये क्वेश्चन कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। Calculate equivalent conductance of the solution if two electrodes are 2.1 centimeter apart and each having area of cross section that's 4.2 centimeter square। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहली बात हमें देखना है, कैलकुलेट हमें करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQ, ये कैलकुलेट करना है। अभी हमने इक्वेशन बना दी, लैम्डा EQ किसके बराबर होता है, that's kappa multiplied by 1000 divided by n, where n is the normality। ठीक, आप देख लीजिए सेंटीमीटर्स में ही यूनिट्स यूज हुए हैं। ठीक, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक तो कप्पा की जरूरत है दैट्स कंडक्टिविटी, और एक नॉर्मेलिटी की जरूरत है। अब देख लीजिए नॉर्मेलिटी इन द क्वेश्चन इज गिवन दैट्स 1 नॉर्मल, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब मुझे किसकी जरूरत है, कप्पा। कप्पा डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली डेटा से दिया है।
अच्छा, कप्पा की इक्वेशन अभी हमने लिखा, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, या आप यूज कर सकते हो ऐसे भी, अगर किसी को ये इक्वेशन याद है, G इंटू जी स्टार, where G is conductance and G star is cell constant. G होता है 1/r, G star हो गया L/A। तो पहले कप्पा को ही कैलकुलेट करेंगे। R is resistance, resistance है 50, so it's 1 divided by 50 multiplied by L, लेंथ कितना है 2.1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 4.2 एरिया क्रॉस सेक्शन 4.2, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, दैट्स 1/100। सो कप्पा का वैल्यू आ गया 1/100। यूनिट्स आपको पता है, यूनिट्स अभी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1, कप्पा इज इक्वल टू 1/100। लेट्स गो फॉर द कैलकुलेशन। लैम्डा EQ इज इक्वल कप्पा into 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी विच इज इक्वल, कप्पा का वैल्यू अभी हमने लिया 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 101 110, तो इसका आ जाएगा 10। यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बिल्कुल हमने इसको आसानी से किया। इसी टाइप के और क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो हमने टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इट्स अगेन आई रिपीट, इट्स नॉट meant for the NEET exams. NEET exams में क्वेश्चंस की लेवल थोड़ी सी अप होगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस इसी तरीके से आ जाते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज स्टेट कोलरॉशेस लॉ, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें या नीट एग्जाम की बात करें। तो कोलरॉशेस लॉ को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरा डेफिनेशन, दूसरा स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो कोलरॉशेस लॉ अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में स्टेटमेंट इस लॉ का देंगे, इट स्टेट्स दैट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, the equivalent conductivity of an electrolyte is equal to the sum of equivalent conductivities of its cation and anion. Again, I repeat, at infinite dilution, the equivalent conductivity of an electrolyte is equal to the sum of equivalent conductivity of its cation and anion. That is the basic statement. Infinite dilution का मतलब लगभग 100% डिसोसिएशन हुआ है, so उसके बाद और डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, so that's the maximum value of the conductance there. तो इक्वेशन क्या बनेगी, पहले स्टेटमेंट पे वापस जाएंगे, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। The law states that equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution, that's very important, is the sum of equivalent ionic conductivities of cation and anion of the electrolyte at infinite dilution. So infinite dilution पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, सम ऑफ इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन। तो एग्जांपल आपके सामने है, लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा C पॉजिटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, lambda A at infinite dilution, while lambda C are conductance of cation at infinite dilution and infinite dilution of anion. तो मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, जिसमें A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, कैटायन और एनायन। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इसको या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स इनफिनाइट डाइल्यूशन, या आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, दैट्स इनफिनाइट डाइल्यूशन पे लगभग कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। डी अगर इनफिनाइट जाएगा, इफ डी टेंड्स टू इनफिनाइट, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो।
इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो के आसपास होगा। ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of this electrolyte AB is equal to equivalent conductivity of its cation, that's A positive, plus equivalent conductivity of its anion B negative। ये है पहला स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हम इसको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर लेंगे। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका इक्वेशन बनाना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ऑन द बेसिस ऑफ कोरोशियस लॉ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड is equal to equivalent conductivity of its ion। कैटाइन इसमें है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, लेकिन कौन सी कंडक्टिविटी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव इक्विवेलेंट। ठीक, तो इसमें नंबर यूज नहीं करना है, जस्ट कैटाइन प्लस एनाइन का सम। सपोज मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, सो सोडियम क्लोराइड का बनेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सिमिलरली मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो उसकी टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनेगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, सो दैट इज एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। ये आपकी इलस्ट्रेशन है। दूसरा स्टेटमेंट इसका हम देंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट ध्यान से सुना, आप देखना फर्क कहां पे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल इट्स आयंस। जितने भी कैटायंस, जितने भी एनायंस है, उन सब का सम। इसका मतलब यहां नंबर को यूज करना पड़ेगा। ठीक, जैसे स्टेटमेंट देखेंगे, कोरोशियस लॉ स्टेट्स दैट limiting यानी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ, इंपॉर्टेंट सम का मतलब सभी आयंस का सम। वहां पे सम जरूरत नहीं था, सिंपली कैटायन प्लस एनायन ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज lambda m naught is equal to V positive, lambda positive, V negative, lambda negative, where a lambda naught is the limiting molar conductivity, V positive and V negative are the numbers of cations and anions per unit formula, and a lambda positive, lambda negative the limiting ionic conductivity of cation and anion। ये स्टेटमेंट तब तक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होगा जब तक हम इसको नहीं लेंगे। सपोज मेरे पास कोई जनरल इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक, जहां पे A का चार्ज मान लीजिए +2 है और B का चार्ज माइनस है, तो इस केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ AB2, ठीक, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ A पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ B नेगेटिव। लेकिन यहां ध्यान रखना है, क्योंकि B 2 टाइम्स आया है, इस वजह से इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे सम ऑफ कैटायन और सम ऑफ एनायन आएगा, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ आयन से मल्टीपल करना जरूरी है, चाहे वो कैटायन का केस हो या एनायन का केस हो। सो इट्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2 है। नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल। इफ वी गो फॉर AlCl3, या हम बेटर एग्जांपल देंगे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इसका हमें इक्वेशन बनाना है, सो आई विल राइट इट हियर। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल। अब देखिए इस फॉर्मूला में कैटायन हमारा जो एल्यूमिनियम है ये 2 टाइम्स है और एनायन हमारा सल्फेट 3 टाइम्स है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय
molar conductivity in infinite dilution of aluminium 3 positive प्लस सल्फेट कितने टाइम्स है 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव ये बनेगी एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्वेशन फॉर कोरॉशस लॉ सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सिंपली कैटाइन प्लस एनाइन लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ कैटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस को यूज करना पड़ेगा This is the statement of Corrosion's law. It states that equivalent conductivity of an electrolyte is equal to the sum of the equivalent conductivities of its cation and anion respectively. But the molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of the molar conductivities of all the ions, cations and anions. Yeah, simply all the ions. This is about Corrosion's law. But remember, we have to use equivalent or molar conductivity at infinite dilution जिसको हम नाम देते हैं limiting molar conductivity. तो ये था हमारा स्टेटमेंट कोरॉशस लॉ का दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप जिस तरीके से डिफाइन करना चाहोगे दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो सो बेटर है कि आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो मोलर वाला स्टेटमेंट भी और इक्विवेलेंट वाला स्टेटमेंट भी चलिए अब है इसका एप्लीकेशन पार्ट इसके एप्लीकेशंस कहाँ यूज होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत सारी एप्लीकेशंस है मेन एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो पहला टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंप्लीट डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं इवन एट इनफिनिट डाइल्यूशन इस वजह से हम एक तरीका यूज करते हैं जिससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है इनफिनिट डाइल्यूशन पे हम निकालेंगे बाय मेकिंग द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो किस तरीके से इसको हम इस क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं lambda m naught for NaCl, HCl, NaACl or इतना NaAC are given this calculate lambda naught for HAC lambda naught मतलब इनफिनिट डाइल्यूशन पे तो हमें किसका कैलकुलेट करना है HAC I'm going to use different pen HAC is nothing it's simply acetic acid इसका मुझे निकालना है और दिया किसका है NaCl इसका दिया है sorry that's given HCl also given NaAC sodium acetate this is also given इन तीन को यूज करके मुझे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन पे निकालना है अब वजह क्या है NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएशन HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरा डिसोसिएशन सोडियम एसिटेट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएशन इन तीन को यूज करके मुझे इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो किस तरीके से बिल्कुल सिंपल है इसकी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम जाएंगे सो वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर HAC HAC is simply acetic acid. इसमें एसिटेट पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं AC से और H को रिप्रेजेंट H पॉजिटिव से so it is actually H पॉजिटिव AC नेगेटिव ये है इधर तो इसमें कौन कौन सा आयन है H पॉजिटिव और AC नेगेटिव Corrosion's law states that infinite dilution cation and anion move independent of each other सो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कैटायन का अलग कंट्रीब्यूशन और एनायन का अलग कंट्रीब्यूशन फिर उन दो को ऐड करके हम टोटल कंडक्टेंस निकाल सकते हैं H पॉजिटिव AC नेगेटिव ये हमें कैलकुलेट करना है और आपके पास डेटा है तो बता HAC में पहली बात हमारा कैटायन कौन सा है दैट्स H पॉजिटिव और एनायन कौन सा AC नेगेटिव पता है मुझे कैटायन कहां से मिलेगा कैटायन मुझे मिलेगा HCl से ठीक और एनायन मुझे मिलेगा सोडियम एसिटेट से कैटायन एनायन आ गया लेकिन इस केस में जब मैं सोडियम क्लोराइड जब मैं सोडियम HCl यूज कर रहा हूं मेरे पास एक अनवांटेड आयन आएगा Cl नेगेटिव और जब मैं सोडियम एसिटेट यूज कर रहा हूं तो मेरे पास अनवांटेड आयन आएगा Na
तो Na और Cl को मुझे हटाना पड़ेगा इक्वेशन से, उसके लिए हम यूज करेंगे NaCl। अब देख लीजिए क्या करना है। So what I am going to use, I am going to add HCl plus CH3 COO negative Na positive, ठीक, इसको माइनस करना है NaCl से, and in this equation you will see that I will be getting acetic acid, I will be getting CH3COOH, ये मुझे मिल जाएगा। देखिए कैसे, HCl is made up of two ions, it's H positive plus Cl negative, ठीक। So sodium acetate is also made up of two ions, that is CH3COO negative and Na positive. NaCl is also made up of two ions, Na positive and Cl negative. अब देखिए, मैंने इनको ऐड किया हुआ, यहां ऐड कर लीजिए, यहां ऐड कर लीजिए, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बाकी सबके सब पॉजिटिव। अब देख लीजिए, यहां Na पॉजिटिव, यहां Na नेगेटिव, सॉरी Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव खत्म हो जाएगा। अब बताएं इसमें बचा क्या? इसमें एक तो बचा H पॉजिटिव और बचा CH3CO, सो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बचा हुआ है, so we'll get formation of acetic acid. That's how you are dealing with this. तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इसकी कंडक्टेंस निकालनी होगी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, दैट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड बट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स आई कैन राइट molar conductance of HAC, acetic acid, at infinite dilution is equal to molar conductance of HCl at infinite dilution plus molar conductance of sodium acetate, जिसको रिप्रेजेंट किया है NaAC से, माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये हमारी इक्वेशन बनेगी विच इज इक्वल। जरा डेटा हम देखेंगे, डेटा क्या क्या है। NaCl का 126.4 और HCl का 425.9, 126.4 सोडियम क्लोराइड का, सोडियम एसिटेट का कितना है, सोडियम एसिटेट थर्ड पे आएगा 91, 425.9, 91, NaCl का 126, HCl का है 425 और NaCl का है 126। हाँ, तो यहां पे HCl का 426.5 माइनस NaCl का कितना है, NaCl का है 126.4, 425.9, 126.4, 425.9, 425.9 ये है 126.4 और 5, 126.5। चलो डेटा आप अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप डेटा 126.4 और वह 91, 126.4, चलिए हो गया डेटा हमारा, और ये बराबर 91 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो बनेगा 0.9, 6, 11, तो ये बनेगा 5, 516.9 माइनस 126.4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा 5, 0, तो 42 माइनस 12 ये बनेगा 51, 39,
0.5, ये आएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मेन एप्लीकेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको इक्वेशन फ्रेम करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मैंने इक्वेशन फ्रेम कर ली, फिर डेटा यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कोलरॉशस लॉ। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, किसी भी एसिड, किसी भी वेक या किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करते हैं। अल्फा होता है सिंपली नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड divided by total number of moles divided by total number of moles। कितने मोल्स आपने डिसॉल्व किए हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनमें कितने डिसोसिएट हो गए, दैट्स द अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 के बराबर होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हमेशा 1 से कम होता है। जितना अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा। On the basis of Kohlrausch's law, we use the alpha. Alpha is equal to lambda EQ divided by lambda EQ at infinite dilution. So lambda EQ क्या है? Equivalent conductance at a given concentration divided by equivalent conductance at infinite dilution. This is the maximum possible conductance for a given electrolyte infinite dilution पे। ये highest value जिसको कहते हैं limiting molar conductance। लेकिन ये गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे इन दोनों का रेशो आपको देगा अल्फा। ठीक, सो अल्फा की इक्वेशन लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा m नॉट। अब यहां खाली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूज किया। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डेटा होगा तो ये इक्वेशन यूज कर लो, लेकिन अगर मोलर का डेटा है तो मोलर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। दोनों फॉर्मूला सेम है। सो इट इज मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। सो अल्फा का वैल्यू सिंपली इज इक्वल टू lambda m or eq divided by lambda m or eq, but this at infinite dilution जिसको हम कहते हैं maximum possible conductance और infinite dilution इसको limiting molar conductance कह सकते हैं। फिर इस अल्फा से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन तो वो होता है k होता है इक्वेशन ऑफ C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा लेस देन 5% है, ठीक, जब आप इसको अल्फा को डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर सकते हैं, देन k इज इक्वल सिंपली C अल्फा स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज देयर। अगर अल्फा इक्वल और लेस देन होगा 5% से कम डिसोसिएशन हुई है या 5% के बराबर, फिर डिनोमिनेटर में अल्फा को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। 1 माइनस 0.05 तो लगभग 1 के आसपास ही रहेगा। इक्वेशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉशस लॉ, मेन एप्लीकेशंस और भी है, लेकिन बोर्ड के लिए दो काफी एप्लीकेशंस है। द कंडक्टिविटी, अब इस वाले एप्लीकेशन पे एक सवाल बना है, ये टेक्स्ट बुक का सवाल है, एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल 2.9। तो करना क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001082 मोल पर लीटर, मोलैरिटी इज गिवन। ठीक, concentration is given, acetic acid is 4.95 10 to power minus 7 centimeter इनवर्स, ये होना चाहिए पर मोल। ठीक, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ इनफिनिट डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टेंस ये है। तो आपको कैलकुलेट करना है के की इक्वेशन अभी हमने ली। जनरली जैसे हम यूज करेंगे C अल्फा स्क्वायर। C इज कंसंट्रेशन दैट इज गिवन देयर, C मोलैरिटी है। अब आपको क्या चाहिए, अल्फा। अल्फा किसके बराबर है, लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट। ठीक, lambda m naught is given there, lambda m is also given there। तो दोनों चीजें आपके पास है, lambda m भी आपके पास है, lambda m naught भी आपके पास है। इससे आप कैलकुलेट करोगे अल्फा, और अल्फा यूज करके आप कैलकुलेट करोगे के। क्या आपका होमवर्क रहेगा, अगर नहीं आया हम इसका पीडीएफ भेजेंगे, इसका सॉल्यूशन साथ में भेजेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट अल्फा बाय दिस इक्वेशन, lambda m डिवाइडेड बाय lambda m naught, ये यूज करोगे।
अल्फा। तो फिर अल्फा के बाद आप के कैलकुलेट करोगे, के हो गया सी अल्फा स्क्वायर। C is the concentration, that's molarity that is given there in the question. अल्फा आप ऊपर वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। ये हो गया हमारा applications and statement of Coulom's law. Let's now move to our next question. Again, a very important as far as board exam is concerned, इसमें multiple questions आ सकते हैं, framework हमने एक ही लिया। ये तो construction and working of galvanic cell। तो पहली बात galvanic cell क्या होती है? Galvanic cell is that type of electrochemical cell in which spontaneous chemical reaction occurs and the energy released in that chemical reaction is converted to electrical energy. या simply हम कहेंगे it's a that type of electrochemical cell in which chemical energy is converted to electrical energy. बट इसमें जो रिएक्शन होगी दैट स्पॉन्टेनियस, यानी जो सेल रिएक्शन हमारी होगी, सेल रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका कॉन्स्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, दैट्स आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का सवाल बन सकता है। तो जब हम कॉन्स्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, गैल्वानिक सेल में 2 हाफ सेल्स लगे होते हैं। एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरे को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब दोनों हाफ सेल्स जो है उनमें एक ही तरीके से सब्सटेंस लगा होता है। इट कंटेन्स ए मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और उस मेटल रॉड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। सो एक मेटल रॉड होती है जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो उसके अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इधर भी एग्जैक्टली सेम चीज, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं बाय एक्सटर्नल वायर, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कनेक्ट करते हैं बाय इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब दैट्स कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल। 2 हाफ सेल्स में एक इलेक्ट्रोड होता है मेटल रॉड, वो डिप होता है अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में, जैसे जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, सिल्वर डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट या किसी और सॉल्ट सॉल्यूशन में होगा। जो इलेक्ट्रोड्स है दे आर एक्सटर्नली कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल वायर, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दे आर कनेक्टेड बाय इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब दैट्स कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। ये जनरल कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ये यहां से जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक, यहां से कॉपर इलेक्ट्रोड जिनको हम नाम देके मेटल रॉड्स, ये अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में डिप हुए हैं। इनके बीच में इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब दैट सॉल्ट ब्रिज। ठीक, तो इसमें वर्किंग कैसे होगी उस पर बाद में आ जाएंगे। अब पहले कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। लेट्स गो टू द फर्स्ट। इट हैज 2 हाफ सेल्स each having a beaker containing a metal strip that dips in its aqueous salt solution, जो मैंने अभी आपसे कहा। The metal strips are called as electrodes। एक को कैथोड और एक को एनोड, बाद में देखेंगे कैथोड और एनोड कौन सा होता है। एंड आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, बाहर से वायर कंडक्टिंग, ये जो दिख रही है आपको वायर। The 2 solutions are connected by a salt bridge, inverted U-shaped tube जिसको हम salt bridge कहते हैं। The oxidation and reduction half cells occur at separate electrodes and electric current flows from, electrocurrent flow करता है कैथोड से एनोड, यानी that electrode at which reduction occurs and that electrode at which oxidation occurs। तो ये आगे भी हम डिस्कस करने जाएंगे। सॉल्ट ब्रिज और इसकी फंक्शंस क्या है। सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है विद अगर अगर और जिलेटिन टू कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। तो इस सॉल्ट को हम सेमी सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, उसके लिए इसको जिलेटिन या अगर अगर में डिसॉल्व कर लेते हैं ताकि इसको सेमी सॉलिड फॉर्म यानी जेल लाइक फॉर्म मिल जाए। आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल चेंज। इसके जो आयंस होते हैं, इसके सॉल्ट जो होते हैं, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। एंड दैट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर ये रिएक्शन में टेक पार्ट किया फिर सेल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। The electrolyte in salt bridge should be such that speed of its cation and anion is nearly same। आयनिक मोबिलिटी, कैटायन की आयनिक मोबिलिटी और एनायन की आयनिक मोबिलिटी लगभग लगभग सेम होना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वजह से इसमें स्पेसिफिक सॉल्ट्स यूज होते हैं जैसे KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, if Ag positive, mercurous, lead positive, Tl positive ions are present in a cell,
अगर इनमें से सेल में कोई एक आयन होगा देन KCl इज नॉट यूज्ड। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि Cl पार्ट, KCl का जो Cl नेगेटिव है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके बना सकता है AgCl, मर्क्यूरस के साथ रिएक्ट करके बना सकता है मर्क्यूरस क्लोराइड, लेड क्लोराइड, थैलियम क्लोराइड, दैट आर इनसॉल्युबल एंड विल गेट प्रेसिपिटेट। ये सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट करेगा। इस वजह से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फंक्शंस, सॉल्ट ब्रिज हमने जो यूज किया इसके क्या फंक्शंस हैं? इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स टू कंप्लीट द सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट वायर से कनेक्ट होता है, लेकिन इंटरनल सर्किट कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। It maintains the electric neutrality of the solution in order to give continuous flow of generation of current। ठीक, तो ये वाला पॉइंट मैं आगे अभी एक्सप्लेन कर लेता हूं क्यों, कैसे इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। अगर सॉल्ट ब्रिज हम रिमूव करेंगे फिर जो वोल्टेज ऑफ द सेल है ये ड्रॉप हो जाएगा जीरो। इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LJP। ऐसा क्यों होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस विच अराइजेस बिटवीन टू सॉल्यूशन व्हेन दे ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पे थोड़ी बात यहां पे कर लेंगे। अगर हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में सॉल्ट ब्रिज नहीं रखा होता, इनको हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पहला सेल है जिसको हम एनोडिक कंपार्टमेंट कहेंगे, ये हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट है। एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होती है जहां पे पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिडक्शन होगा जहां पे नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है बिटवीन एनोडिक कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट के इंटरफेस पे। एक साइड से पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड से नेगेटिव चार्ज, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप at the interface between two compartments, anodic and cathodic compartments पे। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकने के लिए हम इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, हम एनोडिक सेल को अलग रखते हैं, कैथोडिक सेल को अलग रखते हैं और इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। दूसरी बात, जब भी मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे करता है, तो मान लो हमने सॉल्ट ब्रिज लिया, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहां से नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो अगर यहां पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोक लेगा। इस वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये अपना आयन जो है, सपोज इसमें KCl लगा है तो Cl नेगेटिव को इस इधर फ्लो कर लेता है और पोटेशियम पॉजिटिव को इधर फ्लो करता है। Cl नेगेटिव का काम होगा टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड इन दिस कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट। और के पॉजिटिव कैटायन का जो मकसद है दैट्स टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड इन दिस कैथोडिक कंपार्टमेंट में। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक, इधर हम जाएंगे, इफ यू गो टू दिस, तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा विद टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और यहां से नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो इस एक्स्ट्रा चार्ज को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपने सॉल्ट में से एनायन को यहां डाइवर्ट करेगा और कैटायन को यहां, ये के पॉजिटिव यहां से जाएगा, Cl नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज सेल वोल्टेज विल ड्रॉप टू जीरो। सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं? वी रिक्वायर टू हाफ सेल्स टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फ्यू रूल्स। पहला, द एनोडिक हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट। एनोडिक हाफ सेल उसको हम लेफ्ट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाय कैथोडिक ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से एनोड की रिप्रेजेंटेशन और राइट साइड से कैथोड की रिप्रेजेंटेशन, जो कि पहली बात। द सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इज शोन बाय वर्टिकल लाइन, क्योंकि हर किसी केस में एक मेटल रॉड भी है जो सॉलिड स्टेट में होगा
और उसके साथ या गैस होगा या वट एवर सॉल्ट सोल्यूशन होगा, फेज डिफरेंस है, इस वजह से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन यूज करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, सिमिलर जैसे कॉपर सल्फेट। The various materials present in the same phase are shown together using commas. अगर वेरियस मटेरियल्स, एक से ज्यादा मटेरियल्स एक ही फेज में होगा, उनको कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं। द सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डैश, जो बीच में रखा जाता है। द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द सबस्टेंस लाइक प्रेशर ऑफ अ गैस, concentration of ions are indicated in brackets immediately after writing the substance. तो बेस्ट एग्जांपल है जिंक की, जिंक और कॉपर। तो अगर जिंक की बात करेंगे, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स में, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिक फॉर्म है हमारी गैल्वानिक सेल की या डैनियल सेल की, जिसमें हम जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो पहली बात, इसकी वर्किंग कैसे होती है। सो हमने यूज क्या किया है, एक कंपार्टमेंट में जिंक रखा हुआ है इन जिंक सल्फेट, और एक कंपार्टमेंट में हमने कॉपर रखा हुआ है इन कॉपर सल्फेट, जिनको हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल वायर से। ठीक, ये एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया हुआ, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है, जिसकी जितने भी पॉइंट्स है, स्टोरी है, दास्तान है, मैंने सुना दी। अब सवाल है वर्क कैसे करता है। जिंक और कॉपर में जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम नाम देते हैं एनोड। पहली बात, इलेक्ट्रोड इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी उसको हम नाम देते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं कैथोड। ठीक, तो जिंक और कॉपर में जिंक इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ इट्स मोर रिएक्टिविटी देन कॉपर बिहेव्स एज एन एनोड। तो जिंक बिहेव करता है एज एनोड और कॉपर बिहेव करेगा एज कैथोड। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है, LOAN। L का मतलब लेफ्ट साइड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, जो लेफ्ट साइड से हमारा हाफ सेल होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं एनोड, एंड दैट एनोड बिहेव्स एज नेगेटिव टर्मिनल। वो बिहेव करेगा एज नेगेटिव टर्मिनल, दैट बिहेव्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव टर्मिनल। अब राइट साइड से ओबियसली जो होगा RRCP। R का मतलब रिडक्शन, राइट, सॉरी पहले राइट। R का मतलब रिडक्शन, C का मतलब कैथोड, एंड P का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। यानी एनोड हमारा होगा नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड हमारा होगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस रिएक्शन में जिंक और कॉपर आपके सामने है। सो जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉपर 2 पॉजिटिव कैथोड पे रिएक्शन होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके बनाएगा कॉपर। ये रिएक्शन एनोड पे हो रही है और ये रिएक्शन कैथोड पे हो रही है। तो एनोड पे क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव, और कैथोड पे जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे वह एक्सटर्नल वायर, वहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव रिडक्शन करके कॉपर सॉलिड बनाता है। सो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस। जिंक इलेक्ट्रोड पे वापस में जाता हूं, इस वाले पॉइंट पे वापस आते हैं हम। तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्सटर्नल वायर से फ्लो करके कॉपर कैथोड पे जाएंगे, और कॉपर कैथोड इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बना देगा सॉल्ट। सो देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एक्सटर्नल वायर, एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एक्सटर्नल वायर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, एज वी नो दैट करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। यह है वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल।
So this flow of electrons will create electric current, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड, और करंट का डायरेक्शन होगा कैथोड टू एनोड. सो अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग को सम अप कर लेंगे, एक गैल्वानिक सेल, या जिसको हम सिंपल फॉर्म में डैनियल सेल भी कह सकते हैं, इसमें दो हाफ सेल्स होती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो हमारी है, दैट कंटेन्स मेटल इलेक्ट्रोड डिपेंड इन सॉल्ट सॉल्यूशन, सेम इज हियर, मेटल रॉड डिपेंड इन इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन. ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, इधर कैथोड कहते हैं. सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों जगह होगा. इधर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो एक्सटर्नल वायर से यहां मूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों क्यों हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उल्टा होगा, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड. सॉल्ट ब्रिज इसमें होता है, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर लेता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है, और फिर सेल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है. तो ये वाला सवाल जो है ये डिफरेंट तरीके से आ सकता है. सिंपल आ सकता है, डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द गैल्वानिक सेल, वहां पे डायग्राम बनाना जरूरी है, फिर वहां पे एनोड कैथोड सबको आप डिफाइन करोगे, 5 मार्क्स का सवाल आ सकता है. या इसमें से छोटा सा सवाल आ सकता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस, तो छोटा सा. या 2 मार्क्स से 1 मार्क्स का सवाल आएगा, किसी भी सेल की या सेल रिएक्शन की आप सेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, एनोड पहले फिर कैथोड. अभी मैं इसको एक बार दिखाऊंगा, और कैनोड और कैथोड उनके बीच में सॉल्ट ब्रिज लेना पड़ेगा, दैट इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन. तो अगर हम इसकी सेल रिएक्शन के बेसिस पे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, फुल रिएक्शन इसकी होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये बनेगा जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. ये होगी हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन. सॉरी, इट्स कॉपर, दिस इज कॉपर देयर. अब इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, सो इट्स रिप्रेजेंटेशन इज जिंक 2 पॉजिटिव. ये शो करता है सेपरेशन बिटवीन टू फेजेस, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज एक्वस फेज. फिर इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज के बाद कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर. ये लाइन जो है ये इनके बीच में रिप्रेजेंट करता है फेज का डिफरेंस. ये एक्वस फॉर्म में होगा और इस सॉलिड फॉर्म में. आप इसको लिख भी सकते हो एक्वस, इसको सॉलिड लिख सकते हो, इसको एक्वस लिख सकते हो, इसको सॉलिड लिख सकते हो. ठीक, तो ये होगा इस तरीके से गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन. चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. राइट नर्नस्ट इक्वेशन फॉर द गिवन गैल्वानिक सेल रिएक्शन. इसकी नर्नस्ट इक्वेशन, मैं डायरेक्टली नर्नस्ट इक्वेशन पे आता हूं. नर्नस्ट इक्वेशन का सिंपल फॉर्म होता है E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n into log of QR. This is the contracted form of Nernst's equation. E cell is cell potential. E naught cell is standard cell potential minus 0.059 divided by n log of QR, where n is number of electrons involved in cell reaction. ठीक, and QR जो है, QR is called as reaction quotient. Reaction quotient, ये रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? अगर हम कोई रिएक्शन लिखेंगे ऑफ द फॉर्म AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, इसका जो QR होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू पावर C, concentration of D to power D divided by concentration of A to power A and concentration of B to power B. ये होगा रिएक्शन कोशेंट. ठीक, हाँ, रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा. अब हमारी जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? दैट इज जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. अभी हमने इसी का कॉन्स्ट्रक्शन वर्किंग लिया था. जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में,
कॉपर होता है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, कॉपर सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, तो अगर हम इसका नर्नेस्ट इक्वेशन बनाएंगे सेल रिएक्शन का, ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल minus 0.059 divided by n. n is the number of electrons involved in this redox reaction. तो इसमें अगर आप देखोगे जिंक 0 से 2 पे आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर पे आ रहा है फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर दैट इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, इट इज जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। अब यहां डाउट आया होगा हमने कॉपर और जिंक को क्यों नहीं लिखा। अगर कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड फॉर्म में होगा उनको हम इक्वेशन में नहीं रखते हैं, दैट्स व्हाई कि हमने कॉपर और जिंक को बाहर निकाला। कोई भी सेल रिएक्शन आ सकती है, उसकी नर्नेस्ट इक्वेशन आप आराम से बना सकते हो। तो जनरल फॉर्म ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म है E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n, where is n is the number of electrons involved in a cell reaction. Log of QR, QR is a reaction quotient. ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा नर्स इक्वेशन फॉर दिस सेल रिएक्शन। अगला सवाल हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? So electrolysis is simply the phenomenon involving decomposition of an electrolyte. Electrolyte का decomposition हम करते हैं if we supply external electric energy. External electric energy से अगर हम किसी भी electrolyte का decomposition करते हैं, that phenomenon is called as electrolysis. And the device that is used to carry out the electrolysis, that's called electrolytic cell. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, जो सेल रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी पड़ती है, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। दैट एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात इंपॉर्टेंट है। सो इसमें जो रिएक्शन होती है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, और उस एक्सटर्नल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज कर सकते हैं। द फिनोमेनन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस एंड द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कैरी आउट दिस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. So this is also the type of electrochemical cell in which electrical energy is converted to the chemical energy. इससे पहले हमने पढ़ा chemical to electrical, उसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था लेकिन इसमें रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक, तो सबसे बड़ी डिफरेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, यहाँ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट को हम तोड़ देते हैं। Electrolyte first splits, dissociates to form cation and anion. Cation migrates towards cathode, वहां पे इसकी रिडक्शन होगी, एंड anion migrates towards anode, जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी. So cation undergoes reduction at cathode and anion undergoes oxidation at anode. ये है ओवरऑल डेफिनेशन और जनरल व्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस. So process involving chemical decomposition of an electrolyte by the passage of electricity is called as electrolysis or electrolytic dissociation. Simple. It is carried out in electrolytic cell, जो भी मैंने आपसे बात कर रहा था, where electrical energy is converted to chemical energy. ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया. For electrolysis, two suitable electrodes, एक cathode, एक anode, are immersed in the solution of electrolyte. Definitely, electrolyte. When an electric potential is applied between two electrodes, the positive ion यानी cation will move towards cathode, जहां पे उसकी reduction होगी, and the negative ion will move towards anode, जहां पे उसकी oxidation होगी. The gain of electron, decrease in oxidation number, means reduction takes place at cathode, and the loss of electron, that's increase in oxidation, means oxidation occurs at anode. तो कैथोड पे रिडक्शन होगी और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। यही चीज गैल्वानिक सेल में भी हो रहा था। ठीक,
तो यहां पे एनोड बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन वहां पे एनोड बिहेव कर रहा है एज अ नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे कैथोड बिहेव करेगा एज अ नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन वहां पे कैथोड बिहेव कर रहा था एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो डिफरेंस है, टर्मिनल्स का फर्क है। बाकी एनोड पे वहां पे भी ऑक्सीडेशन, इधर भी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे वहां पे भी रिडक्शन, यहाँ पे भी रिडक्शन। तो एक इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट होगा इनटू कैटायन एंड एनायन, कैटायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। कैथोड पे कैटायन की रिडक्शन होगी और एनोड पे एनायन की ऑक्सीडेशन होगी। ये इलेक्ट्रोलिसिस का फ्रेम अप, वही इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, लेकिन बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दो लॉज है। फर्स्ट लॉ फैराडे, क्या फर्स्ट लॉ है? The amount of substance deposited or liberated at two electrodes, the amount of substance that reacts at two electrodes, that's cathode and anode, is directly proportional to the amount of charge that is passed through electrolyte. जितना ज्यादा चार्ज आप पास करोगे उतना इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट करेगा, या उतना अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा एट द टू इलेक्ट्रोड्स। So amount of substance deposited or liberated at an electrolyte at an electrode is directly proportional to the amount of charge. तो कितना मास, जैसे अगर रिडक्शन होगी तो मास डिपॉजिट होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगी लिबरेट हो सकता है गैस के केस में, ठीक। तो कितना मास इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, चाहे कैथोड पे या चाहे एनोड पे। So that is directly proportional to the amount of charge that's applied. W is directly proportional to Q, where Q is the amount of charge applied and W is the amount of substance deposited or liberated. ठीक। तो Z, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज Z। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 1 कब हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट W के बराबर कब होगा? W is equal to Z into Q, ठीक। So if Q charge is equal to 1 coulomb, then Z is equal to W. इस बेसिस पे हम Z को डिफाइन कर सकते हैं। So electrochemical equivalent is the mass of the substance that's either liberated or deposited if 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte. ठीक। तो amount of substance deposited or liberated by 1 coulomb of charge is called as electrochemical equivalent. ठीक। तो सिंपल स्टेटमेंट है, जितना चार्ज आप ज्यादा अप्लाई करोगे, जितनी आप इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अप्लाई करोगे, क्यू के बदले आप यूज कर सकते हो W is equal to Z into IT, because we know I is equal to Q divided by T, so Q होगा I multiplied by T। ये भी आप यूज कर सकते हो। जितना चार्ज आप ज्यादा यूज करोगे, जितना आप इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास करोगे, उतना सबस्टेंस कैथोड एनोड पे ज्यादा रिएक्ट करेगा। दिस हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। सो Z किसके बराबर है? इट इज द मास ऑफ electrolyte that's either liberated or deposited at an electrolyte at an electrode is directly proportional, so जो Z हमारा है, it's the mass of electrode that's involved in the reaction, mass of substance that is deposited or liberated at electrode is equal to the Z if 1 coulomb of charge is passed. So अगर हमने 1 coulomb of charge पास किया, कितना मास डिपॉजिट होगा या कितना मास लिबरेट होगा किसी इलेक्ट्रोड के लिए, उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दूसरा स्टेटमेंट इसका सिंपल है। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज दैट व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड, when we apply same amount of charge to different electrodes, the mass deposited or liberated is the ratio of the masses that is deposited or liberated is exactly equal to the ratio of their equivalent masses. When same amount of charge is passed through different electrolyte solutions connected in a series, then the weight of substances deposited or liberated at electrodes are in the ratio of their equivalent weights. अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में सपोज हमारे पास NaCl है और हमारे पास यहाँ AlCl3 है, if same amount of charge is passed through different electrolytes which are connected in a series, so mass liberated in first one divided by mass liberated in second one is equal to E1 by E2. That's masses, ratio of the masses liberated or deposited
is exactly equal to the ratio of their equivalent masses, that is W1 by W2 is equal to E1 by E2। तो इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में कहते हैं, इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, W1 by E1 is equal to W2 by E2, W1 by W2, W1 by E1 is called as ग्राम इक्विवेलेंस। इसको रिलेज कर लेंगे। सो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ 2। दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। यानी किसी भी रिएक्शन में जब कोई रिएक्शन होगी, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस शुड बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड सब्सटेंस। तो ये फॉर्म है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक। सो इलेक्ट्रोलिसिस को अगर हम सम अप कर लेंगे, व्हाट्स इलेक्ट्रोलिसिस? द फिनोमेनन इन्वॉल्विंग केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट if electric current is passed through it is called as electrolysis। तो जिस डिवाइस में हम करते हैं that's called as electrolytic cell। उसमें कैथोड होगा, एनोड होगा, आयंस विल मूव टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा, वहां पे उसकी रिडक्शन होगी। एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा, वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जो हमारा कैथोड होगा वो नेगेटिवली चार्जड होगा और जो हमारा एनोड होगा वो पॉजिटिवली चार्जड होगा। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? पहला लॉ है द मास ऑफ सबस्टेंस दैट रिएक्ट्स एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। एंड सेकंड, अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया या सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया, द रेशियो ऑफ द मासेस deposited or liberated is exactly equal to the ratio of their equivalent masses। So this law is nothing, it is simply the law of chemical equivalence। यानी gram equivalence of 1 should be equal to gram equivalence of 2, but remember that same amount of charge या same amount of electric current should be applied। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। Write short notes on corrosion, dry cell, lead cell, fuel cell। तो पहले ड्राई सेल की बात हम करेंगे। व्हाट इज ड्राई सेल? सो ड्राई सेल इज अ फॉर्म ऑफ गैल्वानिक सेल। इसको दूसरा नाम है लिग्नाइट सेल। तो इसमें क्या होता है, हमारा एनोड जो होता है वो जिंक कंटेनर होता है। एक या दो मार्क का सवाल आ सकता है। ये हमारा जिंक कंटेनर है, दैट्स एनोड। और कैथोड हमारा है ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। तो ग्रेफाइट रॉड जो बीच में लगी होती है ये हमारा कैथोड है, सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2, ठीक, एंड कार्बन। स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो इसमें सिंपली पूछा जा सकता है एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। और ये सेल हमारे हम सब लोगों के घरों में होती है, जो रेडियो में यूज होती है या जो रिमोट में पेंसिल सेल यूज होती है, वही है, दैट्स कॉल्ड एज ड्राई सेल। नेक्स्ट, एनोडिक रिएक्शन इसकी क्या होती है? जिंक की ऑक्सीडेशन होती है। कैथोडिक में मैग्नीज डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, रिडक्शन हो रही है और इस प्रोसेस में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। सो इन द कैथोड रिएक्शन मैग्नीज reduced from +4 to +3। ammonia is not liberated as a gas but combines with zinc to form tetraamine zinc। ठीक है, इतना इसमें करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो विथ ये सिंपल सवाल आ सकता है 2-3 मार्क्स का। ड्राई सेल्स डू नॉट हैव इंडेफिनिट लाइफ एज अमोनियम क्लोराइड करोड करता है जिंक कंटेनर को, यूज करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राअमाइन जिंक कॉम्प्लेक्स। ड्राई सेल्स हैव अ पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.25 to 1.5। ये हमारी ड्राई सेल। दूसरी है लेड स्टोरेज सेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल, जो हमारे घर में बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर बैटरी या गाड़ियों में जो बैटरी लगी होती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है? एनोड हमारा लेड होता है, कैथोड इज अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड। इसका जो कैथोड होता है वो लेड ही होता है बट पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होता है सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास 38% बाय मास, specific gravity 1.30 cubic centimeter is used as an electrolyte। it should have been ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन सेल इज डिस्चार्ज्ड, उस केस में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट बिहेव्स एज अ वोल्टेक और गैल्वानिक सेल। lead is oxidized to lead 2 positive and lead plates acquire negative charge। lead 2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक,
और कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है लेड सल्फेट में, एंड लेड प्लेट्स पे एक्वायर होता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ ऑक्सीडेशन। ओवरऑल सेल रिएक्शन ये है, लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स लेड सल्फेट। अब देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इधर +2 है, 0 से +2 हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ +2 आया, सो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। सो ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग द सेल ऑपरेट्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब इसको आप रिचार्ज कर लेते हो वापस, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बिहेव करेगा लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर रिवर्स्ड ऑफ दोज दैट ऑकर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। जो डिस्चार्जिंग में ये जो रिएक्शन हो रही है, ये वाली रिएक्शन रिवर्स होती है ड्यूरिंग चार्जिंग, जहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिहेव कर रहा है। ये इसका डायग्राम है, जरूरी नहीं है डायग्राम, यू कैन गो विद द मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट है फ्यूल सेल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल्स। तो अगर गैल्वानिक सेल को हम इस तरीके से डिजाइन कर ले ताकि हम कंबशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होते, दैट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट टाइप ऑफ सेल in which energy released in a combustion reaction is converted into electrical energy, that's called as fuel cell. Galvanic cells that are designed to convert the free energy from the combustion of fuel such as hydrogen, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, मीथेन, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड एज फ्यूल सेल्स। इनको हम नाम देते हैं फ्यूल सेल्स। सो कंबशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कर लीजिए, किसी भी कंपाउंड की, हाइड्रोजन ले लो, ठीक, मीथेन ले लो, इथेन, ब्यूटेन ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, सो बहुत सारे। उस कंबशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा जी नेगेटिव जो होता है, उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट्स कॉल्ड एज फ्यूल सेल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबशन हो रहा है, वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बबल थ्रू अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू द कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैटलिस्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इलेक्ट्रोड। तो एनोड बिहेव कर रहा है हाइड्रोजन, H2 बन रहा है वाटर, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन बिहेव कर रहा है एज अ कैथोड, 0 से -2 रिडक्शन हो रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन, पूरी रिएक्शन आप देखो, हाइड्रोजन 0, ऑक्सीजन 0, +1 -2, ठीक। तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की रिडक्शन, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट में, सॉरी ये एनोडिक कंपार्टमेंट में हो रहा है और ये कैथोडिक कंपार्टमेंट में हो रहा है। इसकी सेल एफिशिएंसी 60 to 70% अभी तक, 70% से ज्यादा नहीं हो रहा है, 60 to 70% हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पूरी एनर्जी जो रिलीज होती है कंबशन में, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू दिस, सेल एफिशिएंसी इज नॉट 100%। चलिए, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एनोड में हाइड्रोजन गैस बबल हो रहा है और कैथोड में ऑक्सीजन गैस बबल हो रहा है। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हमारा यहाँ है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट, ये एनोडिक, और इसमें वाटर जो प्रोड्यूस होता है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस। लास्ट क्वेश्चन इसका है करोजन। करोजन क्या होता है? It is simply conversion of metal into its oxide form in presence of air and moisture. Simple. In corrosion, a metal is oxidized by the loss of electrons to oxygen and forms metal oxide. Corrosion of iron is called as rusting. Different metals में इसको different नाम दिया जाता है। तो आयरन की रस्टिंग को हम, आयरन की करोजन को हम नाम देते हैं रस्टिंग। इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो होगा क्या, एनोडिक रिएक्शन होता, आयरन सॉलिड तो आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन ऑक्सीडाइज होकर आयरन 2 पॉजिटिव बना रहा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय दिस प्रोसेस at anode move through metal and reduce oxygen at the presence of H positive at another spot. So जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, मूव थ्रू द मेटल, or in presence of oxygen and H positive, they are added to the oxygen, another spot which acts as a cathode. H positive available from H2CO3. ये H positive की availability कहां से होती है? कार्बोनिक एसिड बनता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर या रेन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो जो आयरन 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं
वो मेटल से ट्रैवल करके एक ऐसे स्पॉट पे आ जाते हैं जहां वो ऑक्सीजन और H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके वाटर बना देते हैं। ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीजन H पॉजिटिव फॉर्म्स वाटर, इस पॉइंट पे रिडक्शन होगी और इस वाले मेटल पॉइंट को हम कहते हैं कैथोड। Here iron 2 positive ions move through the water on the surface of iron object. उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसा रिएक्शन है। आयरन कन्वर्ट्स टू आयरन 2 पॉजिटिव, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, आयरन फिर से आयरन 2 पॉजिटिव, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करके इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देते हैं। Iron 2 positive further is attacked by oxygen to form iron 3 positive, which combines with oxygen to form ferric oxide. ये बनाता है ferric oxide. So Fe overall cell reaction at the miniature cell. Iron plus oxygen gives iron 2 positive to water. E cell इसका 1.67 होता है. Iron 2 positive further metal पे travel करके oxygen के साथ further react करके convert होता है iron 3 positive में. Hydrated iron third oxide is called as rust. Fe2O3. सो Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होके बनता है Fe3 पॉजिटिव, जो फिर बनाता है Fe2O3 into X dot water, hydrated iron oxide. H positive ions produced to help further in rusting. ठीक, impurities present in iron enhance rusting. तो अगर H पॉजिटिव ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा ये रस्टिंग को ज्यादा प्रमोट करेगा, और अगर इम्प्यूरिटीज होगी वो भी एनहेंस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन. सो दिस इज अबाउट द करोजन. सो दिस वाज शॉर्ट नोट अबाउट द करोजन. अब प्रिवेंशन ऑफ करोजन कैसे कैसे कर सकते हैं, ये भी सवाल आ सकता है. हाउ टू प्रिवेंट करोजन? वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड प्रिवेंशन ऑफ करोजन इज टू प्रिवेंट सरफेस ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट टू कम इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर. सिंपल है. जब मेटल सरफेस को हम ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने के लिए रोक सकते हैं, then this is the main method for the prevention of the corrosion. उसके लिए जैसे पेंट किया जाता है, आप देखिए छतों को पेंट किया जाता, उसका वजह यही होता ताकि corrosion prevent हो जाए. This can be done by covering the surface with the paint or some chemicals. Example आपके सामने. Another simple method is to cover the surface by other metals. Surface को दूसरे metal से cover किया जाता है. जैसे आपने देखा होगा, अब मैं यहाँ कश्मीरी यूज करूंगा, ऐसी कलाई करान ट्राम प्लेट है. तो जो हमारा कॉपर प्लेट होता है उसको करोजन से प्रिवेंट करने के लिए एक और मेटल का जो कोटिंग उसके सरफेस पे डालते हैं, दैट्स कॉल्ड एज, कश्मीरी में उसको कलाई बोलते हैं, और दैट इज सेकंड मेथड. ठीक, बाय अदर मेटल्स दैट आर इनर्ट और रिएक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट. या तो इनर्ट हो गए या रिएक्ट हो गए टू सेव द ऑब्जेक्ट. ठीक, एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज to provide a sacrificial electrode of another metal like magnesium, zinc, which corrodes itself but saves the object. तो ये तरीका क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम फ्रेम करते हैं जिसमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रोड इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ताकि कंपैरिजन में उसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, वो ज्यादा यूज होगा, ताकि जो गिवन मेटल है उसको वो बच जाए. तो इस मेटल को बचाने के लिए हम किसी दूसरे मेटल को सैक्रिफाइस करते हैं. दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, और इसी को हम नाम देते हैं सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड प्रोटेक्शन. दिस इज द थर्ड एंड फाइनल वे ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द करोजन. सो 3 तरीके हैं, या तो कोटिंग कर सकते हैं, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं ताकि मेटल और ऑक्सीजन एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ जाए. दूसरा तरीका ये है कि हम किसी मेटल से ऐसे कोटिंग कर लेंगे जो मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा या इनर्ट होगा जो रिएक्ट ही नहीं करे. तीसरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड प्रोवाइड करते हैं, जो मेटल हमारे पास होगा इसको किसी ऐसे मेटल के साथ कनेक्ट किया जाएगा जो मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसकी प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगी, वो कंज्यूम होगा और हमारा जो मेटल है वो बच जाए. ठीक, जैसे मैग्नीशियम और जिंक, आयरन को कनेक्ट करेंगे मैग्नीशियम जिंक से, ये दोनों आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी सैक्रिफिशियल ऑक्सीडेशन होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट कैन प्रिवेंट आयरन. ठीक, तो ये हमारा मेथड था. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आई होप कि आपने ये चीजें अंडरस्टैंड की होगी. तो दिस वाज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. बहुत बड़ा चैप्टर है. ठीक,
ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं खींचेंगे। तो दैट्स आवर मोटिव, ओआरसीसी का मोटिव यही होता है कि हम आपको एक चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में करके दें, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बनाए कि किस तरीके से बोर्ड क्वेश्चन आता है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द वन शॉट। वन शॉट में क्या होता है कि सारी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ाते। यहाँ पे हम जो चीज़ें कहते हैं, जो क्वेश्चंस हमने बनाए, जो क्वेश्चन हमने बनाया उसको बोर्ड के लिहाज से पूरा पढ़ा देते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।